अभी हम लोग बात करने वाले टॉर्क के बारे में और वोल्टेज ड्रॉप के बारे में सिंक्रोनस मशीन में। तो सिंक्रोनस मशीन में हमारे पास दोनों मशीन है, मोटर भी है, जनरेटर भी है। मोटर को हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर, और जो जनरेटर है उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर का एक और एक नाम होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑल्टरनेटर। तो यहाँ पर अभी हमें बात करना है टॉर्क के बारे में और वोल्टेज ड्रॉप के बारे में सिंक्रोनस मशीन में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर में होता क्या, ऑल्टरनेटर में होता क्या, हमारे पास कुछ इस तरीके से रोटर होता है, राइट। और यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से स्टेटर मिलता है। यहाँ पर ये जो कर्सर की टिप है वो आपको शो करिए, ये स्टेटर। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया स्टेटर, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया रोटर। यहाँ पर ये जो रोटर है इसको हम लोग मैग्नेटाइज करते हैं, और ये जो मैग्नेटाइज करने का जो प्रोसेस होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्साइटेशन। इससे पहले हमने बात किया था जो रोटर होता है उसके साथ हम लोग वाइंडिंग लपेट देते और वो जो वाइंडिंग है उस पर हम लोग डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से होता क्या है, हमारा जो रोटर है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, जिसके वजह से होता क्या है, रोटर में जनरेट होते हैं मैग्नेटिक पोल्स, राइट। जैसे कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फिर उसके बाद होता क्या है, अभी जो रोटर है वो कैसा काम कर रहा है, एक मैग्नेट के तौर पर काम कर रहा है। अभी ये जो रोटर है इसको हम लोग घुमाएंगे, किससे घुमाएंगे, हम लोग प्राइम मूवर से घुमाएंगे। हमें पता है प्राइम मूवर क्या होता है, राइट। तो जब हम लोग प्राइम मूवर से ये रोटर को घुमा रहे होते हैं तो बेसिकली होता क्या है, जो रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी घूम रही होती है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्टेटर के साथ लिंक करती है, जिसकी वजह से होता है क्या, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें इंड्यूस होता है ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से होता क्या है, जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें 3 फेज बैलेंस करंट फ्लो होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है किसका, सिंक्रोनस जनरेटर का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो ईएमएफ जो जनरेट हो रहा होता है स्टेटर में वो 120 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। 120 डिग्री फेज शिफ्ट इसलिए होता है क्योंकि जो स्टेटर की जो वाइंडिंग होती है, जो कि होती है स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग, उसमें जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर वाइंडिंग के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री, जिसके वजह से होता क्या है, जो ईएमएफ जो जनरेट हो रहा होता है स्टेटर वाइंडिंग में, स्टेटर या फिर हम लोग बोल सकते हैं 3 फेज में जो ईएमएफ जो जनरेट हो रहा होता है वो 120 डिग्री फेज शिफ्टेड होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो प्राइम मूवर है वो क्या कर रहा है, ये रोटर को ड्राइव कर रहा है। तो जो रोटर है वो ड्राइव हो रहा है किसकी वजह से, प्राइम मूवर से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहला आ जाता है टॉर्क, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्राइम मूवर टॉर्क। अब ये प्राइम मूवर टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो कि प्राइम मूवर अप्लाई करता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्राइम मूवर टॉर्क। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, टॉर्क अप्लाइड बाय प्राइम मूवर, प्राइम मूवर जो टॉर्क अप्लाई करेगा इसके ऊपर अप्लाई करेगा रोटर के ऊपर, प्राइम मूवर जो रोटर के ऊपर टॉर्क जो अप्लाई करेगा उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्राइम मूवर टॉर्क। तो आई होप यहाँ से हमें समझ में आ गया होगा प्राइम मूवर टॉर्क का मतलब क्या है। दूसरा जो टॉर्क होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डेवलप टॉर्क। यहाँ पर ये जो डेवलप टॉर्क है, ये जो डेवलप टॉर्क होता है ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है प्राइम मूवर टॉर्क के। अब यहाँ पर ये डेवलप टॉर्क क्या होता है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, टॉर्क डेवलप बाय अट्रैक्शन एंड मैग्नेटिक रिपल्शन फोर्सेज बिटवीन स्टेटर एंड रोटर इज नोन एज डेवलप टॉर्क। डेवलप टॉर्क इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया रोटर और हमने कंसिडर किया स्टेटर। यहाँ पर ये स्टेटर और रोटर के बीच में बेसिकली हो क्या रहा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स एक्ट कर रहा होता है स्टेटर और रोटर के बीच में। और ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स की वजह से टॉर्क जो जनरेट होता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं डेवलप टॉर्क। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया स्टेटर, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया रोटर। स्टेटर और रोटर के बीच में क्या हो रहा होता है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स जनरेट हो रहा होता है, और वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स की वजह से टॉर्क जो बनता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। आई मीन उसी को हम लोग बोलते हैं डेवलप टॉर्क। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, डेवलप टॉर्क का एक और एक नाम होता है जैसे कि हमने डिस्कस किया, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। टॉर्क डेवलप बाय अट्रैक्शन एंड मैग्नेटिक रिपल्शन फोर्सेज बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर और रोटर के बीच में मैग्नेटिक अट्रैक्शन और मैग्नेटिक रिपल्शन फोर्सेज की वजह से टॉर्क जो जनरेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डेवलप टॉर्क। और जो डेवलप टॉर्क होता है वो उसका एक और एक नाम होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सिंक्रोनस मशीन में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, सिंक्रोनस मशीन में जो टॉर्क प्रोड्यूस जो होता है उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है ये हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। नोट दैट इन सिंक्रोनस मशीन फॉर टॉर्क प्रोडक्शन, सिंक्रोनस मशीन में टॉर्क प्रोडक्शन के लिए जो स्टेटर और जो रोटर है दोनों के जो मैग्नेटिक पोल्स है वो सेम होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सिंक्रोनस मशीन में टॉर्क जनरेट करने के लिए, या फिर टॉर्क की कंडीशन क्या है, टॉर्क जनरेशन टॉर्क प्रोडक्शन के लिए कंडीशन क्या है। टॉर्क प्रोडक्शन के लिए कंडीशन ये है कि जो स्टेटर और जो रोटर है दोनों के जो मैग्नेटिक पोल्स है वो कैसा होना चाहिए, सेम नंबर में होना चाहिए। तो यहाँ से हमने बात किया डेवलप टॉर्क के बारे में और प्राइम मूवर टॉर्क के बारे में। प्राइम मूवर टॉर्क का मतलब क्या होता है, प्राइम मूवर जो टॉर्क अप्लाई करेगा रोटर के ऊपर उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्राइम मूवर टॉर्क। और डेवलप टॉर्क से हमने क्या समझा, स्टेटर और रोटर के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस एग्जिस्ट करने की वजह से टॉर्क जो जनरेट होता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं डेवलप टॉर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलप टॉर्क और जो प्राइम मूवर टॉर्क है दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, वो अपोजिट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जो डेवलप टॉर्क होता है उसको हम लोग शो करते हैं टी सब्स्टिट्यूट में DEV, और जो प्राइम मूवर टॉर्क होता है
दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, अपोजिट होता है। डेवलप टॉर्क और जो प्राइम मूवर टॉर्क है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो कैसा रहेगा, वो अपोजिट रहेगा। और यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, टॉर्क प्रोडक्शन के लिए कंडीशन क्या है, स्टेटर के नंबर ऑफ पोल्स और जो रोटर के जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स है, स्टेटर के मैग्नेटिक पोल्स और जो रोटर के जो मैग्नेटिक पोल्स है वो सेम होना चाहिए फॉर टॉर्क प्रोडक्शन। अगर सेम नहीं होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, स्टेटर एंड रोटर डो नॉट हैव सेम नंबर ऑफ मैग्नेटिक पोल। अगर स्टेटर और रोटर के अगर मैग्नेटिक पोल अगर सेम नहीं होते तो ऐसे केस में होगा क्या, जो नेट टॉर्क होगा जीरो होगा रोटर के ऊपर, जिसकी वजह से होगा क्या, जो रोटर है वो रोटेट नहीं कर पाएगा। तो ये रीज़न की वजह से स्टेटर और जो रोटर है दोनों के जो मैग्नेटिक पोल है वो सेम नंबर में होना चाहिए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया कंडीशन फॉर टॉर्क प्रोडक्शन इन सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में टॉर्क प्रोडक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, सबसे पहला स्टेटर और जो रोटर है उसके जो मैग्नेटिक पोल्स है वो सेम होना चाहिए। स्टेटर एंड रोटर शुड हैव सेम नंबर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। स्टेटर के मैग्नेटिक पोल और जो रोटर के जो मैग्नेटिक पोल है वो सेम होना चाहिए। दूसरा अगर हम लोग देखें, इन केस ऑफ जनरेटर दैट इज सिंक्रोनस जनरेटर, टॉर्क इज प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर एमएमएफ एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज इन सच अ वे दैट इट विल रिड्यूस द एंगल बिटवीन स्टेटर एंड रोटर एमएमएफ। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है कि सिंक्रोनस जनरेटर के केस में, सिंक्रोनस जनरेटर के केस में जो टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है वो किसके वजह से प्रोड्यूस होता है, स्टेटर और रोटर के एमएमएफ के इंटरेक्शन की वजह से टॉर्क जनरेट होता है इन केस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। तो सिंक्रोनस जनरेटर में हमें पता होना चाहिए टॉर्क जो जनरेट होता है वो स्टेटर और जो रोटर है उसके एमएमएफ के इंटरेक्शन की वजह से जनरेट होता है। स्टेटर के एमएमएफ और रोटर के एमएमएफ के इंटरेक्शन की वजह से टॉर्क जनरेट होता है इन केस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। और वो जो टॉर्क होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो एंगल जो एग्जिस्ट कर रहा होता है स्टेटर के एमएमएफ और रोटर के एमएमएफ के बीच में वो रिड्यूस कर रहा होता है। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो स्टेटर और जो रोटर है वो सेम स्पीड पर ऑपरेट होते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, जो स्टेटर और रोटर के बीच का जो एंगल होता है वो कांस्टेंट ही रहता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बट स्टेटर एंड रोटर रोटेट एट सेम स्पीड, द एंगल बिटवीन स्टेटर एमएमएफ एंड रोटर एमएमएफ रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ से हमने ये समझा, सिंक्रोनस जनरेटर के केस में टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, स्टेटर और रोटर के एमएमएफ के इंटरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है। और वो जो टॉर्क है उसका जो नेचर है वो कुछ इस तरीके से होता है, उसका जो डायरेक्शन है टॉर्क का वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो एंगल क्रिएट हो रहा होता है स्टेटर के एमएमएफ के बीच में और रोटर के एमएमएफ के बीच में वो रिड्यूस हो रहा होता है। मगर स्टेटर और रोटर की जो स्पीड होती है वो सेम होती है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो एंगल है वो रिड्यूस नहीं हो पाता, जो एंगल है वो बहुत हद तक के कॉन्स्टेंट ही रहता है, क्योंकि स्टेटर और जो रोटर की जो स्पीड होती है वो सेम होती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, और एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए, रोटेटिंग मशीन के केस में जो टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है वो कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होता है कि जो रोटर का जो एमएमएफ होता है वो स्टेटर के एमएमएफ को कैच करने की कोशिश करता है। स्टेटर का जो एमएमएफ होता है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, रोटेटिंग मशीन के केस में टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो रोटर का जो एमएमएफ होता है वो स्टेटर के एमएमएफ को कैच करने की कोशिश करता है। मतलब जो रोटर का जो एमएमएफ होता है वो स्टेटर के एमएमएफ को क्या कर रहा होता है, चेस कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमने बात किया सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में। सिंक्रोनस जनरेटर में टॉर्क के बारे में हमने डिस्कशन किया, राइट। सिंक्रोनस जनरेटर में सबसे पहला यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आता है, किसी भी सिंक्रोनस मशीन में जो टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है उसके लिए कंडीशन क्या होती है, स्टेटर के जो मैग्नेटिक पोल्स और जो रोटर के जो मैग्नेटिक पोल्स है वो सेम नंबर में होना चाहिए, तब जाके टॉर्क जनरेट होगा। और दूसरा, जनरेटर के केस में, सिंक्रोनस जनरेटर के केस में, अल्टरनेटर के केस में टॉर्क जो जनरेट होता है वो स्टेटर और रोटर के एमएमएफ के इंटरेक्शन की वजह से जनरेट होता है। और वो जो टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है कुछ इस तरीके से होता है कि जो एंगल होता है स्टेटर के एमएमएफ के बीच में और रोटर के एमएमएफ के बीच में वो रिड्यूस करने लगता है। मगर जो सिंक्रोनस जनरेटर है उसमें स्टेटर और जो रोटर की जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। आई मीन स्टेटर और जो रोटर है दोनों सेम स्पीड पर घूम रहे होते हैं, जिसकी वजह से होता है कि जो एंगल होता है एमएमएफ के बीच में वो कम नहीं हो पाता, जो एंगल होता है लगभग कांस्टेंट ही रहता है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि रोटेटिंग मशीन के केस में जो टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो रोटर का जो एमएमएफ होता है वो स्टेटर के एमएमएफ को क्या कर रहा होता है, कैच कर रहा होता है। यहाँ पर अभी हम लोग सिंक्रोनस मशीन में टॉर्क के बारे में बात करते हैं, आई मीन सिंक्रोनस मोटर में टॉर्क के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमने बात किया सिंक्रोनस जनरेटर में टॉर्क, सिंक्रोनस जनरेटर के केस में हमने टॉर्क के बारे में बात किया। अभी हम लोग बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर के बारे में, मतलब सिंक्रोनस मोटर में टॉर्क के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो सिंक्रोनस मोटर है इसका वर्किंग प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया स्टेटर, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया स्टेटर, और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया रोटर। यहाँ पर ये जो रोटर होता है वो ऑलरेडी मैग्नेटाइज होता है, क्योंकि जो रोटर होता है उसको हम लोग डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर ये जो स्टेटर होता है इससे 3 वायर निकले होते हैं, आर, वाई और पी, राइट। तो यहाँ पर ये जो तीनों जो वायर होते हैं इसको हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं, जिसकी वजह से होता है क्या, 3 फेज करंट फ्लो होने लगता है स्टेटर वाइंडिंग में, जिसकी वजह से जनरेट होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो ये रोटर को अपने साथ में लेके घूमती है।
क्योंकि अगर हम लोग देखें जो रोटर है वो भी मैग्नेटाइज है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रोटर को अपने साथ में लेके घूमती है। अगर मैग्नेटाइज अगर नहीं हो रहा होता तो ऐसे केस में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटर को साथ में लेके नहीं घूमती। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रोटर के मैग्नेटाइजेशन की वजह से हो क्या रहा है, वो रोटर और जो सिंक्रोनस स्पीड है दोनों की जो स्पीड होगी वो सेम होगी। मतलब रोटर की स्पीड और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है वो सेम होगी। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो काम करती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस मशीन में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रोटर को रोटेट करती है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस मोटर में अगर हम लोग टॉर्क के बारे में बात करें तो पहला जो टॉर्क होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लोड टॉर्क। यहाँ पर ये लोड टॉर्क का मतलब क्या होता है, हमें पता है जो मोटर है उसके साथ हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, लोड कनेक्ट करते हैं। जो मोटर का जो रोटर है, रोटर के साथ क्या लगा होता है, शाफ्ट लगा होता है, और शाफ्ट पर हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, लोड कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें वी कनेक्ट लोड विद द शाफ्ट ऑफ रोटर और एंड टॉर्क ऑफर बाय द लोड। लोड जो टॉर्क जो ऑफर करता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं लोड टॉर्क। तो यहाँ से हमें बहुत हद तक के क्लियर है कि लोड टॉर्क का मतलब क्या होता है। इससे पहले हमने डीसी मशीन में भी पढ़ा था। लोड टॉर्क का मतलब क्या होता है कि जो हमारी जो मशीन का जो शाफ्ट होता है उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, उसके साथ स्पेसिफिकली मोटर का जो शाफ्ट होता है उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, लोड लगाते हैं। तो जो लोड जो टॉर्क ऑफर करता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं लोड टॉर्क। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अगेन जो लोड टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है वो डेवलप टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लोड टॉर्क होता है वो अपोज करता है डेवलप टॉर्क को, क्योंकि जो लोड टॉर्क होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है डेवलप टॉर्क के। वो लोड टॉर्क और जो डेवलप टॉर्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डेवलप टॉर्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, चाहे प्राइम मूवर टॉर्क कंसिडर कर लो या फिर लोड टॉर्क कंसिडर कर लो। तो जो डेवलप टॉर्क होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है प्राइम मूवर टॉर्क के, डेवलप टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में होता है लोड टॉर्क के। तो ये दो कंडीशन हमें, दो पॉइंट हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जनरेटर के केस में जो डेवलप टॉर्क होता है, जो डेवलप टॉर्क और जो प्राइम मूवर टॉर्क है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और मोटर के केस में हम लोग कौन सा टॉर्क कंसिडर करते हैं, मोटर के केस में हम लोग कंसिडर करते हैं लोड टॉर्क। मोटर के केस में हम लोग कंसिडर करते हैं लोड टॉर्क और जो डेवलप टॉर्क है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। सिमिलरली अभी बात कर लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप के बारे में, सिंक्रोनस मशीन में वोल्टेज ड्रॉप के बारे में। तो जो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है सिंक्रोनस मशीन में वो मेनली ये कुछ रीज़न की वजह से जनरेट हो रहा होता है। मतलब सिंक्रोनस मशीन में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके पीछे का जो कॉज होता है, सबसे पहला होता है स्टेटर का रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग आर्मेचर रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने बात किया था इंट्रोडक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन के कॉन्सेप्ट में, हमने ये बात किया था कि जो स्टेटर है उसको हम लोग आर्मेचर एज्यूम करते हुए चलेंगे। क्यों आर्मेचर एज्यूम करते हुए चलेंगे, क्योंकि जो आर्मेचर होता है वो एक ऐसी वाइंडिंग होती है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होता है। सिमिलरली जो हमारा जो स्टेटर है वो भी एक ऐसी वाइंडिंग है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होता है। अगर सिंक्रोनस जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल कंसीडर करें तो यही रीज़न की वजह से जो स्टेटर है उसको हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग कंसीडर करते हुए चलते हैं। स्टेटर को हम लोग आर्मेचर से रिलेट करते हुए चलते हैं और जो रोटर है उसको हम लोग फील्ड से रिलेट करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो स्टेटर का जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं आर्मेचर रेसिस्टेंस। तो वोल्टेज ड्रॉप के पीछे जो मेनली जो रीज़न होता है, मतलब सिंक्रोनस मशीन में वोल्टेज ड्रॉप के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल जो कॉज होता है, सबसे पहला होता है स्टेटर का रेसिस्टेंस, दूसरे होता है आर्मेचर रिएक्शन और तीसरा होता है ड्रॉप ड्यू टू लीकेज फ्लक्स। तो हर एक ड्रॉप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रेसिस्टेंस, यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टेटर वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर हैविंग रेसिस्टेंस। When current flow from the winding having resistance, then voltage drop will occur, and this voltage drop is known as voltage drop due to armature resistance। तो ये स्टेटमेंट से हमने क्या समझा, जो स्टेटर वाइंडिंग है या फिर बोल सकते हैं जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसमें बहुत सारे कॉपर के टर्न्स होते हैं और हमें पता है जो कॉपर है उसका एक फाइनाइट रेसिस्टेंस होता है। तो जब रेसिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होता है तो ऐसे केस में ड्रॉप जनरेट होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर जो स्टेटर के रेसिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप जो जनरेट होगा उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रेसिस्टेंस। तो स्टेटर वाइंडिंग में बहुत सारे टर्न्स होते हैं कॉपर के और कॉपर का एक रेसिस्टेंस होता है फाइनाइट रेसिस्टेंस। तो जब करंट फ्लो होता है वाइंडिंग से, स्टेटर वाइंडिंग से, जिसका रेसिस्टेंस है, तो वोल्टेज ड्रॉप अकर करने लगता है और ये जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रेसिस्टेंस। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो आर्मेचर का जो रेसिस्टेंस है उसका हम लोग कैसा मेजरमेंट ले, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आर्मेचर के रेसिस्टेंस का मेजरमेंट लेने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो मेथड है वो है डीसी एमीटर वोल्टमीटर मेथड।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डीसी एमीटर वोल्ट मीटर मेथड में हम लोग जो आर्मेचर है उसका जो रेसिस्टेंस है, स्टेटर का जो रेसिस्टेंस है उसका हम लोग मेजरमेंट ले लेते हैं। किस तरीके से ले लेते हैं? डीसी एमीटर के हेल्प से जो स्टेटर का जो करंट है उसको हम लोग देख लेंगे, और डीसी वोल्ट मीटर के हेल्प से जो स्टेटर का जो वोल्टेज है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। और हमें पता है वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेसिस्टेंस। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि हमने डीसी एमीटर वोल्ट मीटर मेथड हमने क्यों यूज़ किया? हम लोग एसी मेथड भी यूज़ कर सकते थे, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर हम लोग एसी मेथड यूज़ करते तो ऐसे केस में होता क्या, जो रेसिस्टेंस इंडक्टेंस है वो भी हमें कंसिडर करना होता। तो ये रीज़न की वजह से हम लोग डीसी मेथड यूज़ कर रहे हैं। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, हमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कैलकुलेट नहीं करना है। तो ये रीज़न की वजह से हम लोग डीसी एमीटर वोल्ट मीटर मेथड का यूज़ करते हैं स्टेटर के रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, आर्मेचर के रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें आर्मेचर रेसिस्टेंस कैन बी मेजर बाय डीसी एमीटर वोल्ट मीटर मेथड। डीसी एमीटर वोल्ट मीटर मेथड इज यूज्ड टू मेजर only resistance, not inductance and capacitance. That's the only reason why we have here considered DC ammeter voltmeter method. तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहले हमने बात किया ये वाले वोल्टेज ड्रॉप के बारे में, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रेसिस्टेंस। दूसरा अभी हम लोग बात कर लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स की वजह से भी वोल्टेज ड्रॉप जनरेट हो रहा होता है। तो लीकेज फ्लक्स की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू लीकेज फ्लक्स। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें पता है लीकेज फ्लक्स का मतलब क्या है। फ्लक्स जो कि हमारी मैग्नेटिक सर्किट के साथ लिंक कर रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं यूजफुल फ्लक्स। फ्लक्स जो कि हमारी मैग्नेटिक सर्किट के साथ लिंक नहीं कर रही होती है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फ्लक्स जो कि स्टेटर और रोटर से लिंक कर रही हो ऐसी जो फ्लक्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं यूजफुल फ्लक्स। फ्लक्स जो कि स्टेटर और रोटर से लिंक ना कर रही हो ऐसी जो फ्लक्स होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस मशीन के केस में, सिंक्रोनस मशीन फ्लक्स विच इज़ नॉट लिंकिंग विथ रोटर, फ्लक्स जो कि रोटर के साथ लिंक नहीं कर रही, दैट इज स्टेटर फ्लक्स विच इज़ नॉट लिंकिंग विथ रोटर वाइंडिंग। स्टेटर फ्लक्स जो कि रोटर वाइंडिंग के साथ लिंक नहीं कर रही, तो जो स्टेटर की जो फ्लक्स होती है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें व्हेन एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर इंक्रीजेस, जब स्टेटर और रोटर के बीच का जो एयर गैप है जब उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं तो जो लीकेज फ्लक्स है वो भी इंक्रीज करती है। और जो लीकेज फ्लक्स है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ लीकेज रिएक्टेंस। अभी लीकेज रिएक्टेंस क्या है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से हमने ये समझा, आपको ये पता होना चाहिए जब हम लोग एयर गैप इंक्रीज करते हैं मशीन का तो ऐसे केस में जो लीकेज फ्लक्स होती है वो भी इंक्रीज करती है। और यहाँ पर ये जो लीकेज रिएक्टेंस है वो लीकेज फ्लक्स के साथ एसोसिएटेड होता है। तो ये रीज़न की वजह से जो लीकेज रिएक्टेंस है वो भी प्रोपोर्शनल होता है एयर गैप के साथ। मतलब हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए अगर हम लोग मशीन का एयर गैप इंक्रीज करेंगे तो लीकेज फ्लक्स इंक्रीज होगी। लीकेज फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से होगा क्या, जो लीकेज रिएक्टेंस है वो इंक्रीज होगा। अभी ये लीकेज रिएक्टेंस क्या इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर एयर गैप अगर कम होता है तो लीकेज फ्लक्स कम होगी। लीकेज फ्लक्स कम होने की वजह से होगा क्या, जो लीकेज रिएक्टेंस है वो कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लीकेज रिएक्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होता है एयर गैप के साथ। लीकेज फ्लक्स अगर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो जो लीकेज रिएक्टेंस होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। मतलब एयर गैप को जब हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो जो लीकेज फ्लक्स है वो इंक्रीज़ होगी। लीकेज फ्लक्स इंक्रीज़ होने की वजह से होगा क्या, जो लीकेज रिएक्टेंस है वो इंक्रीज़ करने लगेगा। अब ये लीकेज रिएक्टेंस का मतलब क्या है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ लीकेज रिएक्टेंस। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो लीकेज फ्लक्स है उसका ईएमएफ होता है, और वो जो लीकेज फ्लक्स का जो ईएमएफ होता है उसको हम लोग शो करते हैं इन टर्म्स ऑफ लीकेज रिएक्टेंस। क्यों हम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि हम लोग जो मशीन है उसकी हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बना पाए। और ये जो लीकेज रिएक्टेंस जो है ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल कंसिडरेशन है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम लोग कोई मशीन को खोलते हैं तो हमें लीकेज रिएक्टेंस जैसी कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ईएमएफ होता है लीकेज फ्लक्स का उसको हम लोग शो करते हैं लीकेज रिएक्टेंस के टर्म में। टू ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन की इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए। हाउएवर प्रैक्टिकली देयर इज नथिंग नोन एज लीकेज रिएक्टेंस। प्रैक्टिकली कोई लीकेज रिएक्टेंस नहीं होता। अगर हम लोग मशीन देखें तो प्रैक्टिकली हमें कोई लीकेज रिएक्टेंस नहीं मिलेगा। जो लीकेज रिएक्टेंस होता है बेसिकली आइडियल एजम्पशन होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हाइपोथेटिकल कंसिडरेशन होता है। सिमिलरली तीसरे वोल्टेज ड्रॉप के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू लीकेज फ्लक्स। अभी तीसरे ड्रॉप के बारे में बात करते हैं इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन हमने डीसी मशीन में भी पढ़ा था। आर्मेचर रिएक्शन का मतलब क्या होता है। आर्मेचर रिएक्शन से हमने ये समझा था कि जो हमारा जो आर्मेचर का जो एमएमएफ है उसका जो इफेक्ट होता है फील्ड के एमएमएफ के ऊपर उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। सिमिलरली अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस मशीन में हम लोग आर्मेचर किसको बोल रहे हैं, स्टेटर को बोल रहे हैं, और रोटर और जो फील्ड है उसको हम लोग किसको बोल रहे हैं, रोटर को बोल रहे हैं, राइट। तो जो स्टेटर का जो एमएमएफ होगा उसका जो इफेक्ट होगा रोटर के एमएमएफ के ऊपर उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन सिंक्रोनस मशीन में, राइट।
इफेक्ट ऑफ स्टेटर एमएमएफ ओवर रोटर एमएमएफ। जो स्टेटर के एमएमएफ का जो इफेक्ट होता है रोटर के एमएमएफ के ऊपर, उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन इन सिंक्रोनस मशीन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो आर्मेचर रिएक्शन होता है सिंक्रोनस मशीन में, आर्मेचर रिएक्शन इन सिंक्रोनस मशीन इज डिपेंड ऑन पावर फैक्टर ऑफ लोड। सिंक्रोनस मशीन में जो आर्मेचर रिएक्शन होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है? लोड के पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। यूनिटी पावर फैक्टर में क्या होता है, जो आर्मेचर रिएक्शन होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, दोनों सिंक्रोनस मोटर में भी और सिंक्रोनस जनरेटर में भी। और ये जो यूनिटी पावर फैक्टर होता है ये हमें कब मिलता है? जब हमारा लोड रेसिस्टिव हो। सिमिलरली अगर हम लोग देखें लैगिंग पावर फैक्टर के केस में जो आर्मेचर रिएक्शन है वो कैसा होता है? डीमैग्नेटाइजिंग होता है। डीमैग्नेटाइजिंग होता है किसके केस में? सिंक्रोनस जनरेटर के केस में। और मैग्नेटाइजिंग होता है सिंक्रोनस मोटर के केस में। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लैगिंग पावर फैक्टर है वो हमें किसके वजह से मिलता है? इंडक्टिव लोड की वजह से मिलता है। तीसरा अगर हम लोग देखें लीडिंग पावर फैक्टर में जो आर्मेचर रिएक्शन है वो कैसा होता है? मैग्नेटाइजिंग होता है सिंक्रोनस जनरेटर के केस में, और डीमैग्नेटाइजिंग होता है सिंक्रोनस मोटर के केस में। और ये जो लीडिंग पावर फैक्टर है वो हमें किसकी वजह से मिलता है? कैपेसिटिव लोड की वजह से मिलता है। तो यहाँ पर ये जो आर्मेचर रिएक्शन है, आर्मेचर रिएक्शन का जो नेचर होता है लैगिंग लोड में, लीडिंग लोड में, या फिर यूनिटी लोड में, रेसिस्टिव लोड में, यूनिटी लोड पर, लैगिंग लोड पर, लीडिंग लोड पर आर्मेचर रिएक्शन का बिहेवियर कैसा होता है, इसको हम लोग कैसे याद रखें इसके बारे में आगे बात करेंगे। मगर हमें ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी उसी के बारे में बात करेंगे। तो जो आर्मेचर रिएक्शन है उसका जो बिहेवियर होता है यूनिटी पावर फैक्टर पर, लीडिंग पावर फैक्टर पर, लैगिंग पावर फैक्टर पर, वो कैसा होता है उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें कुछ इस तरीके से टेबल को टैबुलेट करना होगा। सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे सिंक्रोनस जनरेटर, दूसरा हम लोग कंसिडर करेंगे सिंक्रोनस मोटर, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर पावर फैक्टर। तो सबसे पहले हमने कंसिडर किया यूनिटी पावर फैक्टर, प्योर लैगिंग पावर फैक्टर, प्योर लीडिंग पावर फैक्टर, फिर यहाँ पर ये एनी लैगिंग पावर फैक्टर, एनी लीडिंग पावर फैक्टर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें आर्मेचर रिएक्शन, यहाँ पर भी आर्मेचर रिएक्शन। तो यूनिटी पावर फैक्टर के केस में जो यूनिटी पावर फैक्टर में जो आर्मेचर रिएक्शन है वो कैसा रहेगा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग रहेगा सिंक्रोनस जनरेटर के केस में भी और सिंक्रोनस मोटर के केस में भी। तो यूनिटी पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा, यूनिटी पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस मोटर में जो आर्मेचर रिएक्शन है वो कैसा होगा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। मतलब यूनिटी पावर फैक्टर पर जो आर्मेचर रिएक्शन है दोनों केसेस में कैसा होता है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। इससे पहले हमने बात किया था क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमने बात किया था मशीन, जब हम लोग डीसी मशीन पढ़ रहे थे तभी हमने बात किया था। सिमिलरली अगर हम लोग देखें प्योर लैगिंग पावर फैक्टर के केस में, प्योर लैगिंग पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन होता है डीमैग्नेटाइजिंग, और सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर रिएक्शन कैसा होता है? मैग्नेटाइजिंग। लीडिंग पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन होता है मैग्नेटाइजिंग, और सिंक्रोनस मोटर में कैसा होता है? डीमैग्नेटाइजिंग। इसको कैसे याद रखें इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यूनिटी में, दोनों में यूनिटी पावर फैक्टर में दोनों केसेस में सेम है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, लैगिंग में डीमैग्नेटाइजिंग, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस मोटर में हमें मिल जाएगा मैग्नेटाइजिंग। प्योर लीडिंग पर सिंक्रोनस जनरेटर में हमें मिल रहा है मैग्नेटाइजिंग, और सिंक्रोनस मोटर में हमें कैसा मिल रहा है? हमें मिल रहा है डीमैग्नेटाइजिंग, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कोई भी, अगर हम लोग लैगिंग पावर फैक्टर कंसिडर करें, कोई भी किसी भी लैगिंग पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस जनरेटर के केस में आर्मेचर रिएक्शन पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा, पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग होगा, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस मोटर के केस में आर्मेचर रिएक्शन पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा और पार्शियली मैग्नेटाइजिंग होगा। किसी भी लीडिंग पावर फैक्टर पर, इसको कैसे याद रखें टेबल को, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। किसी भी लीडिंग पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा और पार्शियली मैग्नेटाइजिंग होगा। और किसी भी लीडिंग पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस मोटर के केस में आर्मेचर रिएक्शन पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा और पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग होगा। अभी इसको कैसे याद रखें, हमें पता है पहले हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, फिर लैगिंग पावर फैक्टर की एनालिसिस करते हैं, फिर लीडिंग पावर फैक्टर की एनालिसिस करते हैं। अगर आपको पता है, अगर आप पावर फैक्टर के बारे में अगर फर्स्ट टाइम पढ़े होगे तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा यूनिटी पावर फैक्टर, फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा दूसरा लैगिंग पावर फैक्टर, तीसरा आपने क्या पढ़ा होगा? लीडिंग पावर फैक्टर पढ़ा होगा, राइट। तो सबसे पहले हमें लिखना है यूनिटी पावर फैक्टर, फिर लैगिंग पावर फैक्टर, फिर लीडिंग पावर फैक्टर। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये कोई भी लैगिंग पावर फैक्टर, और उसके बाद नीचे यहाँ पर एनी लीडिंग पावर फैक्टर, एनी लैगिंग पावर फैक्टर, और यहाँ पर ये एनी लीडिंग पावर फैक्टर। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर। इसको कैसा याद रखें, सिंक्रोनस मशीन में हम लोग स्पेसिफिकली किसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं? सिंक्रोनस जनरेटर के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पहला लिखा सिंक्रोनस जनरेटर, फिर उसके बाद हमने लिखा सिंक्रोनस मोटर। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, पहला यूनिटी पावर फैक्टर के केस में दोनों में सेम होगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। प्योर लैगिंग पावर फैक्टर हमें मिलेगा डीमैग्नेटाइजिंग,
और सिंक्रोनस मोटर में अपोजिट होगा जो कि होगा मैग्नेटाइजिंग। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखिए जो मैग्नेटाइजिंग है इसको हम लोग यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, और ये जो डीमैग्नेटाइजिंग है उसको हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर देंगे। इतना हो गया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें एनी लैगिंग पावर फैक्टर, किसी भी लैगिंग पावर फैक्टर पर पहले हमें ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंसिडर करना है, फिर उसके बाद ये नीचे वाला डीमैग्नेटाइजिंग कंसिडर करना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग। अब ये पूरा जो टर्म है उसे हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर देना है सिंक्रोनस मोटर के कॉलम में। यहाँ पर ये सिंक्रोनस मोटर के कॉलम में हमें कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें अभी आ जाते हैं सिंक्रोनस मोटर पर किसी भी लैगिंग पावर फैक्टर पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया था पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग। फिर इसको हमने क्या किया, ये पूरे टर्म को हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, फिर हमने कंसिडर किया था ये यहाँ पर किसी भी लैगिंग पावर फैक्टर पर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्लस डीमैग्नेटाइजिंग, और ये पूरा जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया था। राइट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग हमने कंसिडर किया था। अभी कंसिडर करना है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और यहाँ पर ये मैग्नेटाइजिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और ये पार्शियली मैग्नेटाइजिंग, और ये पूरा जो टर्म है उसे हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको एनी हाउ मेमोराइज़ करना होगा। ये बेसिकली मेरी ट्रिक थी मेमोराइज़ करने की। अगर आपको सही लगी तो आप कंसिडर कर सकते हो। राइट, तो कुछ इस तरीके से अगर हम लोग ये कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग देखें कौन से पावर फैक्टर पर आर्मेचर रिएक्शन का बिहेवियर कैसा होता है सिंक्रोनस मोटर में और सिंक्रोनस जनरेटर में, तो इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म तक के मेमोराइज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ट्रिक व्रिक लगा के ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग मेमोराइज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर हम लोग इसको किस तरीके से याद रखें फॉर दी लॉन्ग टाइम। आपको पहला क्या करना है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग दोनों के केस में, फिर यहाँ पर डीमैग्नेटाइजिंग, यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग, फिर यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग, यहाँ पर डीमैग्नेटाइजिंग। राइट, सिंक्रोनस मोटर के केस में सारा का सारा जो होगा वो अपोजिट होगा एक्सेप्ट यूनिटी पावर फैक्टर को छोड़ के। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस जनरेटर के केस में, यहाँ से कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आया था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। सिंक्रोनस जनरेटर में जब हम लोग फेजर जो बनाते हैं, फेजर में जो डेल्टा होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, जो डेल्टा होता है वो हमें इंडिकेट करता है पावर एंगल, और जो फाई होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है पावर फैक्टर एंगल, और जो साई होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, जो साई होता है वो हमें इंडिकेट करता है इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। अभी बात कर लेते हैं और सिंक्रोनस जनरेटर के वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस जनरेटर में वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर को मतलब ऑल्टरनेटर को जब हम लोग नो लोड कंडीशन से फुल लोड कंडीशन पर लेके जाते हैं तो ओवरऑल प्रोसेस में जो वोल्टेज रेगुलेशन हो रहा होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं, वोल्टेज में जो वेरिएशन हो रहा होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें वोल्टेज रेगुलेशन, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहला ऑल्टरनेटर में वी कैन ऑल्सो से वोल्टेज जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड हाँ, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन को ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो ऑल्टरनेटर है उसके जो आउटपुट वोल्टेज में जो चेंज होगा लोड चेंज होने पर उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके। सबसे पहला हम लोग ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, जब हम लोग ऑल्टरनेटर को नो लोड कंडीशन से फुल लोड कंडीशन पर लेके जाते हैं तो जो वोल्टेज में जो चेंज होता है जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज पर जो चेंज होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें वोल्टेज रेगुलेशन इंडिकेट्स चेंज इन आउटपुट वोल्टेज ऑफ जनरेटर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन लोड। राइट, हम लोग ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं। दो तरीका डिफाइन करने का, पहला तरीका हमने क्या डिस्कस किया, नो लोड वोल्टेज से फुल लोड वोल्टेज पर लेके जाए तो ओवरऑल प्रोसेस में जो ऑल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज पर जो चेंज होगा उसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। और दूसरा हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जो आउटपुट वोल्टेज में जो चेंज होगा ऑल्टरनेटर के विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन लोड उसी को लोग बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हमारे पास ये वाला इक्वेशन होता है, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन रेटेड वोल्टेज इंटू 100%। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जनरेटर है ऑल्टरनेटर उसको हम लोग नो लोड से फुल लोड पर लेके जाते हैं और हम लोग देखते हैं वोल्टेज कितना वेरी हो रहा है, फुल लोड से नो लोड पर नहीं लेके आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन रेटेड वोल्टेज इंटू 100%, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। मतलब वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करने का हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नो लोड का जो वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फुल लोड वोल्टेज। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नो लोड वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फुल लोड वोल्टेज। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसके लिए हमारे पास एक ये वाला भी इक्वेशन होता है। यहाँ पर ये इक्वेशन हमें कैसा मिला, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नो लोड वोल्टेज है उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं EF से, और यहाँ पर ये जो फुल लोड वोल्टेज है उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं VT से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये EF VT उसको अगर हम लोग यहाँ पर पुट करें और ये V रेटेड किसके बराबर में, VFL के बराबर में, राइट, और VFL किसके बराबर में, VT के बराबर में। तो ये सारे रिलेशन को अगर हम लोग यहाँ पर पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इक्वेशन EF माइनस VT अपॉन VT इंटू 100%।
न्यूमरेटर में भी VT और डिनोमिनेटर में भी VT, जो कि जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये दूसरा इक्वेशन होता है हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन का। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब भी हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो ऐसे केस में हमें क्या कंसिडर करना होता है, जो वोल्टेज उसका हमें मैग्नीट्यूड कंसिडर करना होता है। वाइल कैलकुलेटिंग वोल्टेज रेगुलेशन वी कंसिडर मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने के टाइम हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, जो वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं। वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हम लोग एज्यूम करते हुए चलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने के टाइम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ मशीन इज़ इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है मशीन का, जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, मगर जो मशीन की जो स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है मशीन का वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, मगर जो मशीन है उसकी जो स्पीड है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वाइल कैलकुलेटिंग नो लोड वोल्टेज एंड फुल लोड वोल्टेज एक्साइटेशन ऑफ मशीन शुड बी कांस्टेंट। जब हम लोग नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो ऐसे केस में जो फील्ड वाइंडिंग का जो एक्साइटेशन है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नो लोड वोल्टेज हम लोग कंसीडर करते हैं फुल लोड वोल्टेज, दोनों का डिफरेंस अपॉन रेटेड वोल्टेज। हम लोग नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज कंसीडर कर रहे होते हैं तो ऐसे केस में जो मशीन का जो एक्साइटेशन है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वाइल कैलकुलेटिंग नो लोड वोल्टेज एंड फुल लोड वोल्टेज एक्साइटेशन ऑफ मशीन, मतलब जो फील्ड वाइंडिंग को हम लोग जो एक्साइट कर रहे होते हैं, डीसी सप्लाई जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो फील्ड एक्साइटेशन है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, बाय इंक्रीजिंग एयर गैप इन सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर में जब हम लोग एयर गैप को इंक्रीज़ करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, जो आर्मेचर रिएक्शन है वो कम होने लगता है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस कम होने लगता है, जो वोल्टेज ड्रॉप है मशीन में वो कम होने लगता है। वोल्टेज ड्रॉप कम होने की वजह से होता क्या है, जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो इंप्रूव होने लगता है। वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव ड्यू टू डिक्रीज इन वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप कम होने की वजह से होता है क्या, जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो इंप्रूव होने लगता है, और एट दी सेम टाइम जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो भी इंक्रीज़ करने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जब हम लोग एयर गैप को इंक्रीज़ करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर के, जब हम लोग एयर गैप को इंक्रीज़ करते हैं तो जो आर्मेचर रिएक्शन है वो कम होता। आर्मेचर रिएक्शन कम होने की वजह से सिंक्रोनस रिएक्टेंस कम होता है। सिंक्रोनस रिएक्टेंस कम होने की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कम होता है। वोल्टेज ड्रॉप कम होने की वजह से होता है कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो इंप्रूव करने लगता है। वोल्टेज ड्रॉप कम होने की वजह से वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव करने लगता है, मगर एट द सेम टाइम जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो भी इंक्रीज़ करने लगता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इफ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ऑल्टरनेटर इज हाई, अगर ऑल्टरनेटर का अगर वोल्टेज रेगुलेशन अगर हाई होता है तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अगर ऑल्टरनेटर का अगर वोल्टेज रेगुलेशन अगर हाई होता है तो इसका मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप है ऑल्टरनेटर में वो हाई है। वोल्टेज ड्रॉप हाई है, इसका मतलब जो सिंक्रोनस इंपीडेंस है वो हाई होगा। सिंक्रोनस इंपीडेंस हाई होने की वजह से होगा क्या, जो ऑल्टरनेटर है आउटपुट में कम करंट जनरेट करेगा, क्योंकि हमें पता है जो करंट और जो इंपीडेंस है दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर इंपीडेंस अगर ऑल्टरनेटर का अगर हाई होता है तो ऐसे केस में जो ऑल्टरनेटर है वो लो करंट जनरेट करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर वोल्टेज रेगुलेशन अगर हाई होता है तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ऑल्टरनेटर में वो ज़्यादा होगा। हाई वोल्टेज ड्रॉप की वजह से होगा कि जो सिंक्रोनस इंपीडेंस है वो हाई होगा, और ऑल्टरनेटर का इंपीडेंस हाई होने की वजह से होगा क्या, जो ऑल्टरनेटर है वो लो करंट जनरेट करेगा। ऑल्टरनेटर विल जनरेट लो करंट। सिमिलरली अगर वोल्टेज रेगुलेशन अगर लो होता है, सिंक्रोनस जनरेटर का अगर वोल्टेज रेगुलेशन अगर लो होता है तो ऐसे केस में क्या होगा, ऑल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन अगर लो है तो जो वोल्टेज ड्रॉप है ऑल्टरनेटर में वो लो है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज ड्रॉप के साथ। वोल्टेज ड्रॉप अगर ज़्यादा होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा होगा। वोल्टेज ड्रॉप अगर कम होता है तो ऐसे केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो कम होगा। वोल्टेज ड्रॉप अगर कम होता है तो ऐसे केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो कैसा होगा, वो कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर वोल्टेज रेगुलेशन ऑल्टरनेटर का अगर कम है तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ऑल्टरनेटर में वो कम होगा। ऑल्टरनेटर में लो वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से होगा क्या, जो सिंक्रोनस इंपीडेंस है वो कम होगा। सिंक्रोनस इंपीडेंस कम होने की वजह से होगा क्या, जो ऑल्टरनेटर है वो हाई करंट जनरेट करेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आया था। ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग जो पढ़ेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए उसको मैं यहाँ पर नोट डाउन किया हूँ। सिंक्रोनस जनरेटर के केस में जो कंडीशन होती है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की, वो ये वाली कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है कि जो लोड इंपीडेंस का जो एंगल है और मशीन के जो इंपीडेंस का जो एंगल है वो दोनों बराबर में होना चाहिए। लोड इंपीडेंस एंगल और मशीन के इंपीडेंस का एंगल अगर ये दोनों बराबर में होता है तो ऐसे केस में जो सिंक्रोनस जनरेटर है उसमें हमें मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट दैट मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन इज सेम इन बोथ द मशीन, दैट इज ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर। ट्रांसफार्मर और जनरेटर दोनों के केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो सेम होता है। क्यों सेम होता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें दोनों की जो इक्विवेलेंट सर्किट होती है वो सेम होती है।
तो ट्रांसफार्मर और सिंक्रोनस जनरेटर दोनों के केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो हमें सेम ही मिलता, क्योंकि दोनों की जो इक्विवेलेंट सर्किट होती है वो सेम होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कौन सी ऐसी मशीन है दोनों की इक्विवेलेंट सर्किट सेम होती है। तो ट्रांसफार्मर और सिंक्रोनस जनरेटर दोनों की जो इक्विवेलेंट सर्किट होती है वो सेम होती है। और ऑल्टरनेटर के केस में, सिंक्रोनस जनरेटर के केस में मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हमारे पास ये वाली कंडीशन है।